नमस्कार बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की विषय हिंदी की पहली कविता जिसका शीर्षक ध्वनि है के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने भाग 1 और भाग 2 में कविता की पदों के बारे में और कविता के सार के बारे में पढ़ा। आज हम कविता का प्रश्न उत्तर और उसके अभ्यास करेंगे। कविता ध्वनि के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्योंकि कवि यह मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके मन में जीने की बहुत चाह है। उनके अंदर बहुत उत्साह और उमंग भरा हुआ है। और कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है। और उनके अंदर ये सभी चीज़ें बहुत मात्रा में भरी हुई है, इसलिए वो कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। वो चाहते हैं कि जो उत्साह उनके अंदर है वो उसके दौरान निराश लोगों के जीवन में भी उत्साह और जोश भरे, और उनके लिए उन्हें अभी जीना है, इसलिए उनका अंत अभी नहीं होगा। फूलों इसका दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अपने सपनों के स्पर्श से उन्हें जगाने की कोशिश करता है। उन पर अपने मृदुल कोमल हाथ फेरना चाहता है ताकि कलियां नई सुबह देख सकें। फिर कवि उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाना चाहता है जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहें। तो इससे भाव यह है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन पर अपने मृदुल कोमल हाथ फेरकर उन्हें अपने स्वप्न दिखाना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस्य दूर हटाने के लिए उन्हें नव जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है ताकि वो अनंत तक विकसित रहे। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि जो उनके जीवन में उत्साह जोश आया है वो उस अमृत से उन्हें सींचना चाहते हैं, उन पर निछावर करना चाहते हैं ताकि उन निराश लोगों के मन से भी आलस्य और निराशा दूर हो जाए। कविता से आगे इसमें पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है। वसंत ऋतु क्यों कहा गया है? ऋतुराज का अर्थ है कि ऋतुओं को का राजा। अब वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है, क्यों कहा गया है कि भारत में हिंदू कैलेंडर के अनुसार 6 ऋतुएं होती है, शीत, ग्रीष्म, हेमंत, शिशिर, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु। अब सभी ऋतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और वर्षा ऋतु में सब कीचड़ हो जाता है, बारिश बहुत होती है। और इसके अलावा हेमंत और शिशिर ऋतुएं भी हमें इसमें सर्दी के कारण परेशानियां उठानी पड़ती है। लेकिन वसंत ऋतु में सब और हरियाली छा जाती है और सब नए नए पत्ते खिलते हैं, नई फल फूल कलियां खिलते हैं, और ये सब देखकर मन को अच्छा लगता है, इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। वसंत दूसरा प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं वसंत ऋतु में कई त्योहार आते हैं, उनमें से प्रमुख है होली। होली के अलावा वसंत ऋतु में वसंत पंचमी मनाई जाती है, और वसंत पंचमी के अलावा इस ऋतु में वसंत ऋतु में शिवरात्रि का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो आप इनमें से किसी भी एक त्यौहार पर अपने शब्दों में निबंध लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं। ऋतु परिवर्तन का अर्थ है कि एक ऋतु आने के बाद जब दूसरी ऋतु आती है तो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सर्दी की ऋतु के बाद अगर गर्मी की ऋतु आती है तो ऋतु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, इन बातों को आपको इसमें लिखना है कि ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन में
हम शीत ऋतु के बाद गर्मी की ऋतु, गर्मी ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, तो इनका जीवन में पड़ने वाले प्रभाव पर आपको पुष्टि करनी है। कविता ध्वनि में अगला अनुमान और कल्पना है। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें से किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। ये कविता की पंक्तियां हैं। इसमें ये बताया गया है कि आमों के पेड़ में जब नए नए बोर आते हैं, नई नई कलियां खिलती हैं, भोर वन वन टूटे हैं। भोर मतलब भंवरे, वन वन भंवरे वन में घूम रही हैं। होली मची ठोर ठोर, और होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी बंधन छूट जाते हैं, यानी कि सभी आज़ादी से त्यौहार मना रहे हैं। तो इस ऋतु को, इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है? आम के पेड़ों में बोर किस ऋतु में आते हैं? वसंत ऋतु में आते हैं। तो इसमें वसंत का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। तो इसमें बताया गया है कि कविता में भी बताया गया है कि कवि क्या करना चाहता है। जो कलियां अलसाई हुई हैं उन्हें वो अपना हाथ फेर कर उनको खुशियां देना चाहता है, अपने जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। तो आप फूलों और पौधों के लिए क्या करना चाहेंगे? आप जैसे बच्चों घर पर फूलों को पानी देते हो, पौधों को पानी देते हो, उनको हरा भरा करने के लिए सींचते हो और खाद डालते हो और नए नए पौधे लगाते हो ताकि वो पेड़ बन जाएं। इस तरह से आप फूलों और पौधों की देखभाल करने के लिए क्या क्या करेंगे? भाषा की बात, इसमें बताया गया है कि पुष्प पुष्प में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। कविता में भी ऐसे कई शब्द हैं, जैसे हरे हरे। ये शब्द भी युग्म पदों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसे प्रयोग भी होता है जब कोई कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। इसमें विशेष्य और विशेषण के बारे में बताना है। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है, जैसे 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वो 3 बेर खाने लगी है। इसमें इसके बारे में कहा गया है कि 3 बेर, जो सीता है, सीता के बारे में कहा गया है। सीता जब वन में चली गई तो किस तरह से उसके बारे में बताया गया कि सीता पहले जब राजकुमारी थी, महलों में रहती थी, तो 3 बेर खाती थी, 3 बार खाना खाती थी। बेर के इसके 2 अर्थ लिए गए हैं। 3 बार खाना खाती थी, लेकिन अब वो वन में आ गई है तो केवल 3 बेर खाती है, क्योंकि वन में रहने पर बेर या फल खाए जाते हैं, तो उसका अर्थ इस तरह से लिया गया है। तो बेर शब्द पहले में बार, यानी कि कितनी बार खाना खाती थी, और दूसरा बेर फल के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। तो इसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। अब मन का अलग अलग कर देने पर क्या होता है कि हमारे मन की बात, और मन का यानी कि मोती, जो माला का मोती होता है उसे मन का कहा जाता है। ऐसे वाक्यों को एकत्रित कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे कि बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो इन जो शब्द हैं इनका आपको बातों बातों में इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि बातों बातों में हमने नदी को पार कर लिया, या बातों बातों में हमने रास्ता पार कर लिया। रह रह कर मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। लाल लाल, उसके पास बहुत सारे लाल लाल रंग के गुलाब हैं। सुबह सुबह, सुबह सुबह मेरे पिताजी मंदिर जाते हैं। रातों रात, रातों रात चोर घर से सामान लेकर भाग गया। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का वाक्य
तुम घड़ी घड़ी दरवाजे पर क्या देख रहे हो। भाषा की बात में दूसरा प्रश्न है, कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात। इन शब्दों में आपने देखा कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। बच्चों, आप जानते हो, आपने 7वीं और 6ठी कक्षा में भी पढ़ा होगा कि विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कि मृदुल गात, मृदुल में विशेषण शब्द है, मृदुल गात में विशेषण शब्द है मृदुल, और गात है विशेष्य शब्द। तो इन वाक्यांशों में गात, वसंत और पात ये क्या है, विशेष्य शब्द हैं, और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं कोमल, मृदुल और हरे हरे। तो ये शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो इस तरह से हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के 4 जो भेद माने गए हैं, इन चारों भेदों के आपको 2-2 उदाहरण लिखने हैं। और कविता में से जो गुणवाचक विशेषण हैं, विशेषण और विशेषता के जो भी शब्द हैं उनको चुनकर लिखना है। इसमें आपने देखा कि किस तरह से पूरा जो अभ्यास है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले जो कवि है कविता के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद कविता के शब्दार्थ, और कविता के शब्दार्थ लिखने के बाद इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर जो अभ्यास के हैं कविता से आगे अनुमान और कल्पना, भाषा की बात लिखना है, और अंत में आपको कविता का सार लिखना है। धन्यवाद।